नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर जिले के 16 में से 10 प्रखंडों में बाढ़ ने मचाई तबाही। 2 लाख से ज्यादा परिवार बाढ़ग्रस्त। राहत कार्य में जुटी जिला प्रशासन की टीम। कांटी के कोठिया बांध में रिसाव जारी, लोगों ने शुरू किया पलायन। और मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ पार्षदों ने दिया अविश्वास प्रस्ताव, निगम में हलचल तेज। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले के प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बूढ़ी गंडक तटबंध पर भारी दबाव है। वहीं अब तक 2 लाख से अधिक की आबादी इससे प्रभावित है। 2 दिनों में यह संख्या दोगुनी हो गई है। बड़ी आबादी के प्रभावित होने पर सभी बीडीओ और अंचलाधिकारियों को बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन प्रशाखा की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से कुल 2,12,000 की आबादी प्रभावित हुई है। बूढ़ी गंडक, बागमती और गंडक नदियों के कारण आई बाढ़ से जिले के 10 प्रखंडों की 80 पंचायतों की 451 वार्ड इसके चपेट में है। इसमें से 10 पंचायतें पूर्ण और 70 आंशिक रूप से प्रभावित है। अभी राहत की बात यही है कि अभी नदी की पेटी में बसे गांव और निचले भाग में पानी फैला है। बूढ़ी गंडक के तटबंध पर दबाव के कारण नदी के बाहरी भाग में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। देखिए, नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हुई है और उसे लेकर बाढ़ की स्थिति बनी है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के 10 प्रखंडों के 80 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें 70 पंचायत आंशिक और 10 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित है। जिले की लगभग 2 लाख की जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के मद्देनज़र जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे बाढ़ पीड़ितों को लाभ मिल रहा है। जिले में बूढ़ी गंडक नदी अपने उफान पर है। ऐसे में कांटी के कोठिया में बांध के आसपास कल रात से भीषण कटाव व रिसाव हो रहा था, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना था। स्थानीय लोग आनन फानन में जैसे तैसे बांध पर हो रहे कटाव और रिसाव को ठीक करने में लग गए। वहीं जब इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दी गई तो मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन भी आनन फानन में बांध के पास हो रही कटाव और रिसाव निरोधी काम को लेकर तैयारी में जुटे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि वाटरवेज पदाधिकारी और ग्रामीणों की लगातार मेहनत के बाद अब बांध की स्थिति सही है। बता दें कि बीते दिनों से लगातार यहां पर बूढ़ी गंडक नदी का कटाव से ग्रामीणों में काफी दहशत है। बड़ी संख्या में लोग बांध पर ही रत जगह कर रहे हैं। देखिए, जो बीता है रात बहुत स्थिति गंभीर था, लेकिन समाज के द्वारा और वाटरवेज पदाधिकारी के द्वारा बहुत सारा काम होने के बाद अभी तक जो है इस टाइम तक स्थिति समान हुआ है। और ऊपर से नीचे तक यहाँ जो लोग भी यही से जेई लेगो है, उन लोग अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं और काम में बहुत सुधार हुआ है। और जनता के भी काफ़ी कॉपरेशन है और जनप्रतिनिधि से लेके कोठिया को सांकुला के लोगों को पब्लिक से ज़्यादा सहयोग करके इस बांध के मतलब जो भौर मार रहा था काफ़ी सुधार हुआ है। रात बहुत गंभीर स्थिति था, इस समय जो है स्थिति समान हुआ है, सुधार हुआ है। कौन सा जगह हुआ? ये हुआ आपको कोठिया वार्ड नंबर 12 मलन स्थान। रिसाव की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया, उनको निर्देशित किया गया और सूचना जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार
उसको काबू कर लिया गया है, उसकी मरम्मती कर दी गई है। अब अभी वर्तमान में वो समस्या नहीं है। मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली नदियों का जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से अय्यापुर थाना परिसर में 5 फीट पानी लग गया है। यह आने जाने के लिए स्थानीय लोग या अधिकारी नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं सिकंदरपुर बांध में रिसाव से परेशानी रही। निचले इलाके के लोग बांध पर आ रहे हैं। मिठनसराय गांव का संपर्क टूट गया है। गांव की सड़क पर 4 फीट पानी बह रहा है। सोमवार को नगर डीएसपी रामनरेश पासवान अय्यापुर थाना परिसर में आए बाढ़ का जायजा लिया। तस्वीरें देखिए। डीएसपी टाउन ने नाव से अय्यापुर थाना इलाके का निरीक्षण किया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अय्यापुर इलाके में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है। अय्यापुर थाना परिसर में लगभग हजारों की संख्या में 2 चक्का, 4 चक्का एवं ट्रक पानी में समा गया है। ऐसे में इस थाने में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए ड्यूटी करना एक चुनौती से कम नहीं है। जी, पानी आया हुआ है, बूढ़ी गंडक का पानी आया हुआ है। थाना परिसर में भी आ चुका है पानी। लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन हम लोग के द्वारा नाव की व्यवस्था की गई है, जिससे आने जाने वालों को, आगंतुक को असुविधा नहीं हो रही है। थोड़ी सी हो रही है तो उसे दूर किया गया है। पहले के चुनौतियों को भी सर फेस करना पड़ रहा है जिस तरह का आप जी, ये तो बहुत मामूली से चुनौती है, इसको हम चुनौती नहीं कहेंगे। ये तो सामान्य चीज़ है, या विशेष कोई चुनौती नहीं है। मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति में एक सप्ताह से खलबली मची हुई है। बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कब क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। पार्षदों का खेमा 3 गुटों में बटा है। कौन किसकी तरफ है ये भी कहना मुश्किल है। सोमवार के दिन निगम की राजनीति में दिलचस्प मोड़ आया, जब मेयर गुट के पार्षदों ने उप मेयर के खिलाफ और उप मेयर गुट के पार्षदों ने मेयर के खिलाफ नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर आवेदन सौंप दिया। उप मेयर गुट की माने तो सोमवार को मेयर के खिलाफ पार्षद को एक खेमा नगर आयुक्त के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव सौंप चुका है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जितने पार्षदों की जरूरत है, अगर उतना पूरा हो गया तो कुर्सी नहीं बचेगी। वहीं मेयर सुरेश कुमार नगर विधायक विजेंद्र चौधरी से मिलकर कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। उप मेयर मानवर्धन शुक्ला भी ताल ठोक कर इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि वार्ड 46 के पार्षद नंदू बाबू, जो कुछ दिन पहले मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए गुटबाजी कर रहे थे, उन्होंने मेयर और उप मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर ही नहीं किया है। जो यहाँ पर जो खेल चल रहा है, इसमें सरासर आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय वार्ड पार्षद 19 आदमी का दस्तखत किया हुआ उप महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें अभी 4-5 पार्षदों का ये कहना है कि हमारा हस्ताक्षर नहीं है, गलत ढंग से मेरा हस्ताक्षर करवाया गया हो, या अविश्वास पर न किसी विकास के मुद्दे पर करके उसको इसमें लगा दिया गया है, जो सरासर गलत है। और अभी जो महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसी के मद्देनज़र वो लोग चाह रहे हैं कि इसमें इन लोग को डैमेज करें और एक उलझन पैदा कर दें, जिससे महापौर, अभी आप देख रहे हैं टिपर घोटाला में उन पर चार्जशीट कोर्ट में आ गया है, उसमें वो दोषी पाए गए हैं। अभी डस्टबिन घोटाला में उनका नाम आ रहा है, उसमें उन पर FIR होने जा रहा है। हम लोग कभी भी पार्षदों के मान सम्मान की बात आएगी, उसमें हमारे मुखिया पर ही आरोप लगता है, तो मेंबर पर ऑलरेडी आरोप लगेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छे मेयर आए जो शहर का विकास करे। आपका कहना था कि 8 महीना में क्या होगा। 8 महीना एक बहुत समय होता है। कोई काम करने के लिए आत्मबल हो तो 6 महीना में आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं शहर को। पिछले बार बरसात में आपने देखा, शहरवासी हमारे जो भी आम पब्लिक थे पानी में त्रस्त थे। इस साल भी 1 साल मौका मिला, उन्होंने अपने स्तर से किसी भी तरह का कोई भी विकास का कार्य नहीं किया जिससे इस बार पानी नहीं लगे। पिछले साल से अधिक पानी इस बार लग रहा है। अभी भी 1 साल के बाद भी अभी तक आपका कोई प्रोजेक्ट बना नहीं कि अगले साल शहर में क्या होगा। तो कोई महापौर
ये चीज के लिए पार्षदों के साथ बैठक करना चाहिए था, हर वार्ड पार्षद को बुलाना चाहिए था, कहाँ क्या समस्या है उस पर निदान होना चाहिए था। अब चुनाव नजदीक आ गया और आज तक कभी भी किसी पार्षद से उन्होंने राय नहीं लिया। लेटर में सिग्नेचर की बात जो आ रही है, हमको बुलाइए तभी डीएम का सिग्नेचर हम कर देंगे, स्कैनिंग नगर आयुक्त का बोलिए स्कैनिंग हम कर देंगे। वो होता है, कहने का मतलब जाली साइन, फर्जी हस्ताक्षर है। और हम लोग जो है विकास के मुद्दे पर, शहर के विकास के मुद्दे पर और वार्ड के विकास के मुद्दे पर ही कोई पत्र पर जो है प्रेम से कोई अगर कागज बढ़ा दिया साइन करके चल देते हैं। माननीय महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का 18 माननीय वार्ड पार्षदों का हस्ताक्षर के साथ जो है 10:02 पर जो है मेयर साहब के जो पीए हैं उनसे रिसीव कराया गया और 10:02 पर सुबह में जो है प्रधान सहायक अशोक सिंह के द्वारा रिसीव कराया गया नगर आयुक्त की प्रतिलिपि और प्रधान सचिव और डीएम वगैरह और जो है कमिश्नर साहब को भेजा गया। लेकिन अभी हमको जानकारी प्राप्त हो रही है कि माननीय उप महापौर के खिलाफ जो है 10:48 पर जो है नगर निगम में जो है रिसीव कराया गया है नगर आयुक्त महोदय को। और ये भी जानकारी प्राप्त हो रहा है कि महापौर महोदय को शनिवार को ही पत्र जो है उप महापौर के खिलाफ जो है प्राप्त हो गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक संवैधानिक और शहर के सबसे प्रमुख नागरिक और जो है प्रधान नागरिक होते हैं महापौर, प्रथम नागरिक। महापौर को पत्र रिसीव करने का कोई जो भी अफसर होता है, डीएम हो या नगर आयुक्त हो, एसपी हो, वो पत्र रिसीव नहीं करता है। पत्र रिसीव उनके सचिव करते हैं, उनके पीए करते हैं, उनके चपरासी करते हैं। तो ये नगर मेयर साहब जो है वो चपरासी से भी बदतर हाल हो गया हुआ। वो रिसीव कैसे कर लिए उप महापौर के खिलाफ बैकडेट में शनिवार को, जबकि आज नगर आयुक्त के पास 10:48 पर जो है वो रिसीव कराया गया है उप महापौर के खिलाफ। तो हम ये कहना चाहते हैं इस वस्तुस्थिति पर कि पहले जो है पत्र जो है महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो आज के तारीख में ही लाया गया है, तो पहले महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। क्योंकि महापौर जो है एक अध्यक्ष होते हैं, नैतिक पद होता है, उनको जो है वो पूरे शहर की जवाबदेही उनके ऊपर होता है और उनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने महापौर के खिलाफ पत्र लाए हुए पत्र पर जो है अभी तक जो है अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आहूत नहीं किए हैं और वो जो है उप महापौर के खिलाफ जो गलत अवैधानिक ढंग से जो पूर्व में किए गए हस्ताक्षर और जो विकास कार्यों में किए गए हस्ताक्षर पर जाली हस्ताक्षर है, उस पर जो है उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। ना विश्वास आया, अच्छी बात है, उसको हम उसका सामना करेंगे और जो कुछ बात है पार्षदों को कुछ शिकायत है तो उसका जवाब देंगे। लेकिन ये हमारा लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है अपना बात रखने का। हस्ताक्षर की बात आ रही है कि फर्जी तरीके कुछ पार्षद हैं, उनका कहना है कि नहीं, हमने ऐसा कोई आपके खिलाफ में साइन नहीं किया है, जिसके खिलाफ में उन्होंने लिख के भी दिया है कि हाँ हमारा साइन नहीं है या गलत उपयोग किया जा रहा है साइन का। तो खैर ये आगे की बात है, लेकिन अविश्वास का हम सामना करने के लिए तैयार है। समय अब बेहद कम बचा है, नगर निगम चुनाव में 8 या 9 महीने की बात बचे हैं, तो उस समय अब ये अविश्वास प्रस्ताव आना क्या है? ये तो एक तरह से रूटीन वर्क है। लोग पार्षद चाहते हैं, पार्षद खुश नहीं होंगे, वो चाहते हैं कि हाँ कुछ बदलाव आना चाहिए, तो तैयार होना चाहिए। सब जो पद पर बैठे हुए उनको तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। क्या लगता है बदलाव होगा? अभी तो समय बताएगा। कथैया थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रविवार रात्रि जसौली गांव के 2 घरों में चोरों ने लगभग 17 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। गांव के नवल किशोर सिंह के घर से 1,20,000 रुपए नगद सहित लगभग 10 लाख का आभूषण और कपड़ा चोरी किया। चोर छत पर चढ़कर सीढ़ी घर का वेंटिलेटर तोड़कर घर में घुसकर रूम में सो रहे घर के सदस्यों के दरवाजे को बाहर से बंद कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं गांव के दूसरे व्यक्ति राधे श्याम सिंह के घर से 5 लाख रुपए का जेवरात चुरा कर ले गए। इस घर में सो रहे महिला पर नशीला पदार्थ का स्प्रे कर चोरी की घटना को अंजाम दिया।
यहाँ बताते चले कि पिछले सप्ताह थाना क्षेत्र के जगदेवन छपरा गांव में 4 घरों में चोरों ने लगभग 20 लाख के संपत्ति का चोरी किया था। इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। वहीं लगातार चोरी की घटना से आमजनों में संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भय व्याप्त है। पुलिस के शिथिल रवैया से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। टूटा हुआ था, वेंटिलेटर टूटा हुआ था, तो फिर हम लोग को जगाए, लोग को अगल बगल के लोग को जगाए, हमारे भाई हैं रामायण भैया हैं, इधर इन लोगों को जगाए, मतलब बगल के पड़ोसी लोग को आए तो देख रहे हैं कि वेंटिलेटर टूटा हुआ है और पूरा गोदरेज में का पूरा सामान खाली है। इसकी सूचना आपने थाना को दिया? हाँ, थाना को हमने सूचना दे दिया है। थाना आए थे, देख के गए हैं। इसमें आपने कितना लिखित बताया है, कितना का चोरी है आपके? लगभग 10 लाख का गोल्ड और 1,20,000 कैश था और कुछ साड़ी उड़ी था, 2 अटैची भी ले गया है। में दूसरा बाहर से कुंडी लगा दिया है, उस रूम में गया है, उनको सुहा दिया है, पके से मुँह दाब दिया है, पके से मुँह दाब के इस रूम में आके झाड़ दिया, झाड़ के ऊपर में छप्पर मार दिया। कितना का लगभग चोरी है? 4-5 लाख। विशेषकर हमारे पंचायत में, हमारे इलाके में क्राइम का इतना ग्राफ बढ़ गया है। अभी हाल में मेन रोड पर जसौली काटा और शाही चौक के बीच में गिरिंदर चौधरी जी का दुकान है सीमेंट बालू का, वहां से बजाते चोरों ने छड़ को लाद के और ले गया, जिसमें उसको 2 घंटा 3 घंटा लगा हो। वो घटना हुई है। पुनील चौधरी को पिस्तौल भिड़ा करके शाही चौक के थोड़ा सा आगे उनके साथ छीना छोड़ी हुई है। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और प्रशासन बिल्कुल विफल है। प्रशासन, अगर पुलिस गश्ती तेज हो तो ये क्राइम रुक सकता है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि यहाँ का जनता भयभीत है। अब रात जो ये घटना हुई है, यह चोरों को कैसे मालूम था कि जिस रूम में हमको चोरी करना है उस रूम में रहने वाला आदमी यहाँ नहीं है। ये 10 लाख रुपए का गोल्ड, 1.5 लाख रुपया नगद, इतना चोरी करके साथ में जस्ट बगल में राधेश्याम सिंह है, उनके यहाँ भी चोरी हुई। ये प्रशासन की विफलता है। प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हरियाणा से दरभंगा के लिए भेजी जा रही एक ट्रक विदेशी शराब की खेप को अहियापुर थाने की पुलिस ने सोमवार को जब्त किया है। सदातपुर मोड़ मेडिकल 4 लेन के संगम घाट के समीप नाकेबंदी कर ट्रक को चालक सहित पकड़ा गया है। ट्रक में कोल्ड ड्रिंक्स की आड़ में शराब 494 कार्टन विदेशी शराब छिपाए गए थे, जिसकी कीमत वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने गिरफ्तार ट्रक चालक का मोबाइल जब्त किया है। उसे अहियापुर थाने पर गहनता से पुलिस अधिकारी पूछताछ करने में जुटे हैं। वह पहले भी शराब की खेप लेकर दरभंगा जा चुका है। इधर इस मामले में डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने बताया कि शराब माफियाओं के आगे और पीछे के नेटवर्क को खंगालने में मुजफ्फरपुर मद्य निषेध की टीम जुट गई है। अब तक मुजफ्फरपुर, दरभंगा के अलावा हरियाणा के बड़े शराब माफिया के नाम पूछताछ में सामने आए हैं, जिसकी जांच में टीम जुटी है। वहीं बताया जाता है कि इस खेप को मुजफ्फरपुर और दरभंगा के शराब सिंडिकेट ने मिलकर मंगवाया था, जिसे दरभंगा में डिलीवरी देना था। जी, अहियापुर थाना को गुप्त सूचना मिली कि हरियाणा से एक शराब की बड़ी खेप, जिस गाड़ी में ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल्स रखे हुए हैं और नीचे में शराब को छिपा करके लाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन में SHO एवं उनकी टीम जाकर के रेड हंट पकड़ी है। उसमें शराब के करीब 4000 लीटर से ज़्यादा मात्रा पाई गई है। उसे थाना ला करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और भी पकड़े जाए। कहाँ भिजवाई जा रही थी, कुछ बातें सामने आई? उस संबंध में अभी पूछताछ चल रही है। आगे की पूछताछ में जो भी बातें सामने आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई हम लोग। कोरोना संक्रमण के डर से 3 महीने से बंद स्कूल व कॉलेज सोमवार को खुले। शासन के निर्देश को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा लगाने की व्यवस्था की थी, पर पहले दिन जिले के लगभग सभी स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स की संख्या बेहद कम रही। कई कॉलेजों में सन्नाटा पसरा रहा। शहर के सबसे बड़े सरकारी स्कूलों में 10% बच्चे ही पहुंचे। वहीं सरकार के निर्देश के मुताबिक उच्च माध्यमिक स्कूल और कॉलेजों को सोमवार से खोलने के निर्देश दिए हैं, पर कॉलेज में बच्चे ही नहीं पहुंच पाए हैं। इसका असर स्कूलों की उपस्थिति में दिखा। हॉस्टल प्रबंधकों का कहना है कि हॉस्टलों में रह रहे सभी छात्र छात्राओं को सूचना दी जा चुकी है।
वहीं मुजफ्फरपुर शहर के राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में पहले दिन छात्राओं की उपस्थिति 10% से भी कम रही। 12वीं में जितनी छात्राएं पहुंची थी उन्हें बैठाकर पढ़ाई शुरू कराई गई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि छात्राओं की कुल दर्ज संख्या 1325 है, पर पहले दिन लगभग 100 छात्राएं ही पहुंची। सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास ग्रुप के माध्यम से सूचना दी गई थी। धीरे धीरे कॉलेज में दर्ज संख्या बढ़ेगी। इस महाविद्यालय में पहले दिन गणित, अंग्रेजी, साइंस व सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं लगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कॉलेज खुलना चाहिए। हम लोग की ख्वाहिश थी कि कॉलेज खुले ताकि हम लोग क्लास कर सके। हम लोग का बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, ऑनलाइन क्लास हो रहा था, तो हम लोग को बहुत मन था कि क्लास हो और ऑफलाइन क्लास हो। एग्जाम्स वगैरह सब कुछ होने वाले थे तो चाहते थे कि क्लास हो, इसलिए और फ्रेंड्स लोग से ही मिलने का मौका मिल गया, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद हमारे कॉलेज खुले हैं और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। हम लोग का यहाँ पे लैब भी हो पा रहा है, प्रैक्टिकल हर चीज़ हो रहा है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर किस प्रकार पालन कराया गया? यहाँ पे बहुत अच्छा सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे सैनिटाइजिंग भी करवाया जाता है और यहाँ पे सब अपना अपना मास्क लगा करके आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है। लड़कियों में बहुत उत्साह है, हमारे शिक्षकों में भी बहुत उत्साह है, क्योंकि घर बैठे बैठे सभी अनईजी फील कर रहे थे और हम लोगों ने छात्राओं का यह एक महाविद्यालय है तो उनके बचाव के लिए जो भी एसओपी के द्वारा हम लोग को निर्देश दिया गया था उसका पूर्णतः पालन हुआ। सभी छात्राओं को थर्मल चेकिंग की गई है गेट पे एंट्रेंस के समय। जिन छात्राओं के पास मास्क नहीं था उनको कॉलेज की तरफ से आज मास्क दिया गया। साथ ही हिदायत दी गई कि वो मास्क अगर कल से बिना मास्क के आएंगी तो उनको 20 रुपया जुर्माना भी लगेगा। इसके अतिरिक्त कक्षाओं में बड़े बेंच पे दोनों किनारे पे उनको बिठाया गया और सिंगल बेंच पे एक लड़की बैठी। 50% छात्राओं को बुलाया जा रहा है। हम लोगों ने नोटिस कर दिया है कि जिस दिन सम संख्या होगी तारीख की, उस दिन जिनका रोल नंबर सम संख्या से अंत होता है वो लड़कियां आएंगी। जैसे 2, 4, 6 तारीख को आएंगी वो लड़कियां जिनके रोल के अंत में 2, 4, 6, 8 है। और विषम तारीखों को जैसे 1, 3, 5 को वैसी लड़कियां आएंगी छात्राएं जिनका रोल नंबर अंत होता है 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। उसके अलावा लड़कियों को टीकाकरण हेतु भी हम लोगों ने एक असेंबली किया आज और टीकाकरण के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया कि अगर आपने नहीं लिया है तो ले, जो ले चुके हैं उनको दूसरा, और उनको भी कहा गया कि वो अपने आस पड़ोस में टीकाकरण को लेकर के एक अभियान चलाएं। तो ये तमाम तैयारियां सैनिटाइजर से उनको हाथ को भी सैनिटाइज करवाया गया। पूरा कैंपस हम लोगों ने सैनिटाइज करवाया है और अब हमारा पूरा फोकस है कि हमारे शिक्षक पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज उन्होंने वर्ग लिया है और जो प्रैक्टिकल के क्लासेस का नुकसान हुआ उस पर ज़्यादा फोकस है। ऑनलाइन में थ्योरी पढ़ाई गई लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए हमारे शिक्षकों ने आज लड़कियों को जागरूक किया और कल से हम लोग उस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने एक सप्ताह पूर्व सिविल कोर्ट परिसर स्थित कार्यालय में योगदान दिया है। एडीजे प्रथम राकेश मालवीय ने उन्हें प्रभार सौंपा था। जिला जज मनोज कुमार सिन्हा पटना हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे। अनिल कुमार सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद 31 दिसंबर 2020 से अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश मालवीय प्रभार में थे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज कुमार सिन्हा जून 2004 में मुजफ्फरपुर में एक्सक्यूशन मुंसिफ थे। 19 नवंबर 2018 से वे हाईकोर्ट में कार्यरत हैं। इससे पूर्व वे पटना में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के पद पर थे। 57 वर्षीय श्री सिन्हा भोपाल और गाजियाबाद स्थित संस्थान से साइबर लॉ आदि विषयों पर ट्रेनिंग ले चुके हैं। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने डेन न्यूज संवाददाता संदीप के साथ खास बातचीत में खुलकर अपनी बातों को कहा। आइए आपको बताते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा। अभी पिछले ही हफ्ते मैं मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में ज्वाइन किया हूँ। जैसा कि सर विदित है कि ये पेंडेमिक पीरियड है, कोरोना काल है, अधिवक्ताओं के बीच बहुत परेशानी है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज़्म ऑफ वर्किंग। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि सारे कोर्ट्स चल रहे हैं और वो वर्चुअल मोड में कर रहे हैं कोर्ट। उसमें भी अधिवक्ताओं को कुछ परेशानी है जैसा कि मुझे बताया गया। तो मेरी प्राथमिकता यही होगी कि एक अच्छे माहौल में हम लोग मैक्सिमम केसों का निष्पादन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
सुलभ न्याय मुहैया हो, ये हमारी प्राथमिकता है। जैसे कोरोना में सर देखा गया है कि वकीलों का जो भी एक सुनवाई जल्द हो तो वर्चुअल से उनको भी दिक्कत होती है, तो क्या ये सिस्टम कब तक रहेगा और उनको सुविधा हो पाएगी? ये जो वर्चुअल मोड में जो कोर्ट है, इट इज़ बीइंग रन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। अधिवक्ताओं के द्वारा निवेदन भी किया गया कि फिजिकल कोर्ट कराई जाए। तो जहाँ तक फिजिकल कोर्ट करने की बात है, तो अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट से कोई दिशा निर्देश प्राप्त होगा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उस दिशा में कोर्ट चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी जो स्थिति है, यहाँ काफ़ी संख्या में अधिवक्तागण प्रैक्टिस करते हैं और जो मुझे जानकारी दी गई है कि अभी वैक्सीनेशन उन लोगों के बीच 50-60% भी नहीं हो पाया है। तो ये तत्परता से काम करने की आवश्यकता है ताकि मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो सके, और जब तक वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं तब तक फिजिकल मोड में कोर्ट करना न्याय संगत नहीं होगा, और इसी तरह से वर्चुअल मोड से ही कोर्ट चलेगा। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों को टेकअप करें और सुनवाई करें। तीसरी लहर की जैसी संभावनाएं जताई जा रही, तो उसको लेकर क्या न्यायालय परिसर इस प्रकार को लेकर सजग है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि तमाम जो भी एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ सेक्टर के, उनके द्वारा एक आशंका व्यक्त की गई है कि थर्ड वेव आने की संभावना है, बट इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड ये थर्ड वेव कब आएगा। बट हम लोग उसके लिए सजग हैं, उसका प्रचार लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि साहब मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और वैक्सीनेशन कराएं। दीज आर दी 3 पॉइंट्स जो करने के बाद ही हम लोग थर्ड वेव में बड़े आराम से उसको मीट आउट कर सकते। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री किसानों को राहत देने के लिए किसान निधि जैसी योजना धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ताजा मामला जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां 7-8 किसानों ने सोमवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसान निधि और सरकारी योजनाओं का पैसा फर्जी तरीके से गबन करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। दरअसल मोतीपुर थाना क्षेत्र के बबुड़बन गांव के आधा दर्जन से ऊपर पीड़ितों ने जिलाधिकारी से यह शिकायत की है कि उनके नाम का फर्जी दस्तावेज लेकर फर्जी खाता खुलवाया गया और लाभ की सभी राशियां उसी फर्जी खाता पर मंगवाया गया। इसके खाता धारक के पास ना तो पासबुक है और ना ही एटीएम कार्ड, फिर भी उनके नाम पर पैसे की निकासी लगातार हो रहा है। इस मामले में पीड़ितों ने फिनो पेमेंट बैंक नामक ग्राहक सेवा केंद्र मोतीपुर शाखा की संलिप्तता बताई है। उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि उनके जैसे सैकड़ों लोग इसी तरह फर्जीवाड़े की शिकार हुए हैं, अतः स्पष्ट जांच कर कार्रवाई की जाए। पीड़ितों ने जिलाधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला यही है कि मतलब हम पुनः जांच की मांग कर रहे हैं। फिनो बैंक में मेरा अकाउंट खुल गया है, पता ही नहीं चल रहा है, विड्रॉल भी हो रहा है, एटीएम इशू भी हो गया, कुछ जानकारी मुझे नहीं है। एप्लीकेशन दिए थे, जांच हुआ पर पूर्ण जांच नहीं हो पाया है। इसलिए हम डीएम सर से फिर आग्रह करने आए हैं कि फिर से पुनः जांच होता है कि मुझे न्याय मिले। न्याय की हम मांग करने आए हैं डीएम सर से। ये तो हम नहीं बता पाए कितना खुला हुआ है, ये तो जाँच के बाद पता चलेगा। फिलहाल ऐसे हम 5-7 आदमी का है जो जानकारी मिला है, 5-7 आदमी हम लेके आए हुए हैं जाँच के लिए। अब तो पूरी जानकारी जांच होगी तब पता चलेगा। इसमें दोषी किसको आप लोग मान रहे हैं, किसका दोष है इसमें? अब कैसे बैंक कर्मचारी ही मतलब बैंक से ही पता चलेगा कि दोषी। कहाँ आप लोग खाता खुला था, कहाँ कौन से ब्रांच में? हम ये तो ब्रांच हमको नहीं पता है कि कहाँ खुला है, लेकिन ऐसे हम तो केनरा का अकाउंट दिए हुए थे। केनरा का अकाउंट में पैसा आना चाहिए था। किसको दिए थे? ऑनलाइन जो होता है, जहाँ ऑनलाइन कराया जाता है वहाँ। अच्छा। तो लेकिन यहाँ पता चला कि पीएम किसान का जो पोर्टल है उस पर आधार कार्ड से पता चला कि वो अलग मेरा अकाउंट खुल गया है जो फिनो बैंक का है, जिसका ब्रांच अभी मोतीपुर में है। उसमें राशि आ रही है? उसमें राशि आ रही, विड्रॉल भी हो रही है, एटीएम से विड्रॉल हो रही है, दिखाया जा रहा है उसमें। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, दोबारा सर जाँच होना चाहिए, फिर दोबारा इसका पुनः जाँच होना चाहिए। सर देखिए कि हम लोग पीएम किसान का आवेदन किए हुए थे और हम लोग बैंक खाता दिए थे केनरा बैंक का, और हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोग पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग चेक कर रहे थे केनरा बैंक में, तो पैसा उसमें शो ही नहीं कर रहा था।
तो साल बीत गया ऐसे ही करते करते, तो हम लोग चेक किए किसान PM किसान पोर्टल पर, तो उस पर आधार कार्ड से चेक हुआ तो पता चला कि फिनो बैंक में जा रहा है। उसके बाद हम लोग फिनो बैंक को पता किए, मोतीपुर ब्रांच है वहाँ हम लोग गए और वहाँ जा कर के 1-2 स्टाफ थे, उन लोगों से मिले, उन लोगों को बोले 1 महीना हम लोग को दौड़ाए हुए। उसके बाद हम लोग कुछ जानकारी नहीं दी। उसके बाद में हम लोग क्या किए कि आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद में भी कुछ हम लोगों को नहीं मिला, ना स्टेटमेंट मिला, ना कुछ, ना आधार कार्ड, ना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट मिला और ना ATM मिला। ये सारे हम लोगों के नाम पर इशू हो गया था। तो हम लोग बैंकिंग कोषांग में हम लोग आवेदन दिए, PM कार्यालय में आवेदन दिए। फिर वहाँ से हम लोग सर लोगों को आना था, जिला अध्यक्ष को, विकास प्रखंड। लगभग कितने वर्षों से ये आप लोगों के साथ ये हो रहा है? 1 साल से ऊपर हो चुका है। ये तो साल भर से ऊपर हो चुका है। कितने परिवार हैं आपके जैसे? जी अभी तो हम लोग फिलहाल 7 आदमी हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत होंगे। सोमवार को इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा स्टेशन रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर नए सत्र 2021 से 22 जिला कमेटी का घोषणा कर पदभार दिया गया, जिसमें IPP रूपा सिन्हा, अध्यक्ष गार्गी श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष प्रीति राज, सचिव रीना सिन्हा, कोषाध्यक्ष बबली कुमारी, ISO डॉक्टर जयंती, एडिटर सीमा श्रीवास्तव को बनाया गया, साथ ही पदभार दिया गया। जिलाध्यक्ष गार्गी श्रीवास्तव ने कहा कि इस सत्र में क्लब को गोल्ड सिरोज मिला है और डिस्ट्रिक्ट में पिंक फर्स्ट थीम मिला है, जिसमें कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। क्लब मुजफ्फरपुर की अध्यक्षा सत्र 21-22 के लिए मनोनीत की गई हैं। इस वर्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे ही क्लब से हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। हमारा सत्र 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जुलाई को खत्म हो जाता है। अतः ये इस वर्ष हमारा गोल जो है पिंक फर्स्ट है। इसे हमें गोल मिला है सिरोज। सिरोज यानी स्त्री शक्ति। हम लोग महिलाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग को करना है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पूरा टीम मिलकर हम लोग काम करेंगे। हम अपनी टीम का नाम घोषित कर रहे हैं। मैं गार्गी श्रीवास्तव, अध्यक्षा, IPP रूपा सिन्हा, वाइस प्रेसिडेंट प्रीति राज, सेक्रेटरी रीना सिंह, ट्रेजरर बबली कुमारी, ISO जयंती कुमारी, एडिटर सीमा श्रीवास्तव। जिले के कई प्रखंड में ऐसे गांव और पंचायत है जहां बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग जैसे तैसे रहने को मजबूर है। लोग मदद को तरस रहे हैं, लेकिन न तो प्रशासन सुधार लेने को तैयार है और न ही सरकार। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ के पानी की चपेट में आने से कई गांव प्रभावित है। इसी बीच सामाजिक संगठन उनकी मदद को आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी के बाद अब जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हफ्ते दिनों से सेवा करने में जुटी हुई है। सोमवार को परिषद के कार्यकर्ताओं ने बजरमुड़िया, हरशेड़, घुसौत गांव में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी, जिसमें चूड़ा मीठा, पानी बोतल, माचिस, मोमबत्ती एवं बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री का किट दिया गया। इस दौरान विशेष तौर पर परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने बाद प्रभावित क्षेत्रों में दौरा किया और राहत सामग्री कार्य में सहभागी हुए। मौके पर बिहार प्रदेश सह संगठन मंत्री अजित उपाध्याय, जिला संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 8 दिन से इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, चाहे वो मोतीपुर का क्षेत्र हो, चाहे वो अभी मीनापुर के क्षेत्र में आज हम हैं। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ 4 नाव में सामान लेकर के और ये राहत सामग्री के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ के जो पंचायत है, मीनापुर की पंचायतें हैं, उस प्रखंड के क्षेत्र में यहाँ पर सहयोग के लिए आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम कहते हैं कि समाज है यज्ञकुंड समिदा सम हम जलें, तो यानी अपने समाज के लिए सेवा, संस्कार और संघर्ष, इन तीनों बातों को पूर्ति करते हुए आज मैं देख रहा हूं कि कैसे
इस जलमग्न क्षेत्र में और जहां पर अभी तक शासन और प्रशासन भी नहीं पहुंचा है, वहां विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज माचिस, मोमबत्ती, चिवड़ा, गुड़, उनके लिए विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें, पेन, ये सारा सामान, पानी की बोतल्स, मेडिकल्स की सुविधा लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। और चारों तरफ आप देख रहे हैं 4 नाव में आज बहुत सारा सामान लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। मैं इस क्षेत्र के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमारे गुड्डू यादव जी और इनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि बिना किसी सरकारी सहयोग के समाज में भिक्षाटन से सामान एकत्रित करना और उसको फिर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना, बिना किसी भेदभाव को सभी को देना, यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो संस्कार है वही ऐसा काम करवा सकता है। इसलिए सेवा भी है, संस्कार भी है और संघर्ष भी है, क्योंकि पिछले लगभग 20 मिनट से हम इस पानी के बीच में नाव पर हैं। अभी तक पहुँचने में और समय लग रहा है और नाव में बार बार पानी आ रहा है। उस संघर्ष के बावजूद भी हम सेवा भाव के साथ वहाँ पहुँचे हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिशन आरोग्य रक्षक भी चलाता है, मिशन संजीवनी भी चलाता है और अभी सेवा को लेकर इस बाढ़ के समय में और अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपने पीड़ित आत्मीयता के साथ जो पीड़ित लोग हैं उनके बीच में इस राहत सामग्री को लेकर के अभियान चला रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः हमारे इन सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। सोमवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मुजफ्फरपुर के द्वारा सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के जन्मदिन के अवसर पर बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सिकंदरपुर नाका, कोठियापुर ढाला, मीठन सराय सहित जिले के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष अमित सिंह, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह राजपूत, कृष्ण कुमार सिंह, सौरभ सिंह सहित दर्जनों करनी सेना के सदस्य मौजूद रहे। आज हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न जगहों पे जहाँ पे बाढ़ पीड़ित इलाका है, जैसे शहर में सिकंदरपुर नाका हो गया, अय्यापुर थाना हो गया, उसके बाद मीनापुर झपहा, इन सभी जगहों पे बाढ़ राहत सामग्री बांटा गया, जिसमें कच्चा राशन बांटा गया है। और हम सभी यहाँ के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, सभी से अनुरोध करते हैं कि उन लोगों को समाज से ऊपर उठ के मदद करें। ये कहाँ बांटा गया है? शहर में आपको अय्यापुर थाना के पास और नाका के पास बांटा गया है, सिकंदरपुर नाका के पास, उसके बाद आपको झपहा में, मीनापुर, ये सब जगहों पे बांटा गया है। और जहाँ पे बाढ़ पीड़ित है उन सभी इलाकों में बांटा गया है। नीतीश सरकार ने प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में गड्ढा मुक्त सड़क का दावा हवाई साबित हुआ है। कुछ सड़कों को छोड़कर जिले की अधिकांश सड़कें इतनी खराब है कि सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। वार्ड नंबर 45 का मालिक घाट BMP 6 से सर सैयद कॉलोनी जाने वाले मार्ग का निर्माण 7 वर्ष पूर्व हुआ था, जो निर्माण के कुछ माह बाद ही उखड़ गई थी। अब यह रोड पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इस सड़क के निर्माण के 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस मार्ग को अभी तक पुनः मरम्मत नहीं करवाई गई है, जिसके चलते इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग से प्रतिदिन हजारों की संख्या में राहगीरों का आवागमन बना रहता है। आए दिन इस मार्ग पर वाहन पलटते रहते हैं, जिससे राहगीर घायल भी हो जाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इस सड़क का निर्माण लगभग 7 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन इसकी एक बार भी मरम्मत नहीं कराई गई है। इस मार्ग की यदि मरम्मत हो जाए तो आवागमन में सहूलियत हो जाएगी। इस सड़क पर 2 कॉलेज और DAV जैसी प्रतिष्ठित विद्यालय भी है। सैकड़ों छात्र छात्राओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसाय पे असर पड़ता है, जो पानी लगने के कारण बच्चे लोग, लेडीज लोग नहीं आ पाती हैं, आती हैं तो गिर जाने का डर रहता है। इसके वजह से हमारी दुकानदारी में बहुत प्रभाव पड़ता है। नाला भी नहीं है मोहल्ले में, तो जल जमाव तो ऐसे ही रहता है। जी। तो इसको लेके कभी आप लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया? हाँ, अधिकारियों से संपर्क पिछले साल भी किए थे, आके देख के गए, बोले आश्वासन दिए जो हो जाएगा, लेकिन अब तक तो कोई अथी। फिर आए हैं, देखे हैं, हम लोग बहुत कोशिश किए हैं। कल भी आए? हाँ, कल भी आए थे, पिटीशन लिखाया है। बोले DM साहब को हम लोग? हाँ, DM साहब के यहाँ भी हम लोग गए थे, आश्वासन दिए हैं जो काम होगा। परेशानी ये है कि कंटिन्यू रास्ते में आने जाने में गाड़ी गिरती पड़ती रहती है। थोड़ा सा बारिश हुआ, रास्ता गड्ढा हो गया है, पानी जो है, जमाव जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा बारिश होने पर जमा हो जाता है। कब से ये परेशानी? ये करीब 1.5-2 साल से है।
और पानी निकासी भी नहीं है। जल का जो निकासी नहीं होने की वजह से तुरंत जल्दी से रोड जो भी है जैसे कुछ ईंटा पत्थर अगर बिछा भी दिया जाए तो सब टूट फट के और गिर पड़ जाता है आदमी, और बहुत परेशानी होती है इसमें चलने में। कितना घटना हो सका जी नहीं, हमने मेल पर डीएम साहब को भी पत्र लिखा है और अवगत कराया है इसके लिए, और डीडी साहब को भी लिखा है। अभी कल अपना नगर विधायक भी आए थे, उनको समस्या बताए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मतलब इस तरह की परेशानी से आपको दूर हो जाएगा। और देखते हैं हमारे पास जो फंड होगा, मतलब जिस फंड से भी हो जल्द से jल्द हम बनवा देंगे। लेकिन सिर्फ अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब काम छोड़ के पहले ये करना है, क्योंकि इसमें 500 घर प्रभावित हो रहा है। इस रास्ते से 500 से 600 घर प्रभावित है, जो रोज़ का मुख्य मार्ग है ना, आना जाना कंटिन्यू है। कभी कोई बड़ा दुर्घटना होने का ज़्यादा चांस है। देखिए परेशानी तो इतनी है कि परसों की एक घटना मैं बताता हूँ आपको। एक महिला रिक्शा से आ रही थी और यहीं पर रिक्शा वाले का अगला चक्का का फ्रेम टूट गया। मतलब महिला गिरते गिरते बची और रिक्शा वाले का जो पैर में चोट लगा और रिक्शा का जो नुकसान हुआ सो अलग। तो ये घटना तकरीबन साल 1.5 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। जब भी हल्की सी बारिश होती है, जल जमाव तो अभी तो 2 दिन से बारिश नहीं होता, थोड़ा कम है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि सड़क की ऐसी स्थिति है कि आए दिन कोई ना कोई मोटरसाइकिल से, चाहे ऑटो वाला, चाहे कोई ना कोई साइकिल से गिरता ही रहता है। लेकिन ये वार्ड नंबर 45 है और ये मोहल्ला कहलाता है, आपको सर सैयद कॉलोनी का रास्ता है। और ये यहाँ पर साईं मंदिर भी है, ये जैसे आप देख रहे हैं, और देवी स्कूल भी है पीछे। तो हम लोगों ने कल नगर विधायक जी को डीएवी का सटा हुआ नगर विधायक जी को भी बुलाया था और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग इस पे जल्दी कुछ कार्रवाई करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DIN न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।